कमलनाथ जी अपने आप को असहाय महसूस करते हुए अपमानित महसूस कर रहे हैं और जनता उनसे ये चाह रही कि उनका मान सम्मान कम नहीं होना चाहिए। देखिए, कमलनाथ जी जो कदम उठाएंगे, छिंदवाड़ा की सारी जनता, अधिकतर जनता और सारे पदाधिकारी सब कमलनाथ जी के साथ, और हम लोग चाहते हैं कि छिंदवाड़ा का विकास कमलनाथ जी के माध्यम से ही हो। सभी लोगों से चर्चा होने के बाद जो स्थिति बनती है शाम तक, तब आपको क्लियर कर पाएंगे और संभावना हो भी सकती है। वही सत्यविजय हमारे सहयोगी इस वक्त भोपाल से लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। सत्यविजय, अपमान की बात कही जा रही है क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि अगर इतना बड़ा डिसीजन कमलनाथ यहां पर लेते हैं तो उसकी वजह क्या होगी। दीपक सक्सेना कह रहे हैं कि अपमान हुआ कमलनाथ का, बार बार उन्हें टारगेट किया गया पार्टी के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कई तथ्य हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कमलनाथ और नकुलनाथ जल्द ही भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। फिलहाल जिस शख्स दीपक सक्सेना की आप बात कर रहे हैं, ये कमलनाथ के काफी करीबी हैं। 2018 में इन्होंने अपनी विधानसभा सीट छोड़ी थी जिस पर कि कमलनाथ ने चुनाव लड़के सीएम पद की शपथ ली थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोग आहत हैं। दीपक सक्सेना का साफ तौर पर तर्क है। उनका यह कहना है कि भूपेश बघेल भी चुनाव हारे, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हारी, राजस्थान में कांग्रेस हारी और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस हारी। मध्य प्रदेश से ज्यादा मजबूत स्थिति छत्तीसगढ़ की थी, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ठीकरा वहां के जो मुखिया हैं उन पर नहीं फोड़ा गया, लेकिन कमलनाथ के ऊपर पूरा हार का ठीकरा फोड़ दिया गया। इससे वो अपमानित महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा कई और तथ्य हैं। जिस तरह से कमलनाथ से इस्तीफा लिया हार के बाद, इस्तीफा लेने के बाद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया, उन्हें नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया। अभी राज्यसभा सीट की बात की जाए तो अशोक सिंह को प्रत्याशी बना दिया गया। इन सब चीजों से कहीं ना कहीं कमलनाथ आहत है, ये बात दीपक सक्सेना कह रहे हैं। और दूसरी बात ये कमलनाथ कांग्रेस के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। 40 साल से ज्यादा का समय उन्हें राजनीति में हो चुका है, केंद्रीय मंत्री रह चुके। तो जिस तरह के जो मूवमेंट हो रहे हैं पिछले कई दिनों से, वो अचानक लिए गए फैसले नहीं है। देखिए, 5 दिन का प्रोग्राम था कमलनाथ का, वहां पे वो जिस तरह से एक फेयरवेल स्पीच होती है उस तरह से अपने कल के लास्ट जो प्रोग्राम है उसमें जो चौथे दिन का प्रोग्राम है वहां पर ये कहकर भोपाल और फिर दिल्ली के लिए निकलते हैं कि छिंदवाड़ा का विकास अंतिम सांस तक करते रहेंगे। बिल्कुल सत्यविजय, अहम जानकारी दे रहे हैं आप। यानी कि यह अहम हो जाता है कि जिस तरीके से हार का ठीकरा फोड़ा गया वो कारण है, या फिर राज्यसभा की कुर्सी जिसके चलते कमलनाथ को लेकर हलचल तेज। हालांकि इस बीच रुक करते हैं बड़ी खबर का, जो कि आ रही कांग्रेस एमएलए को लेकर। कांग्रेस एमएलए ओमकार ने बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि इस पूरे अफवाह को लेकर के, इस पूरी खबर को लेकर के कमलनाथ अपना रुख स्पष्ट करे, ताकि जिस तरीके से जो अटकलें तेज हुई हैं, जिस तरीके से जानकारी निकल के सामने आ रही है, उसको लेकर के इस पर रोक लग सके। लिहाजा कांग्रेस एमएलए ने यह कहा है दरअसल कि कमलनाथ जिस तरीके से कल से गोलमोल जवाब दे रहे हैं और कह रहे कि अगर कुछ होगा तो बताऊंगा, लेकिन अब उनकी ओर से कहा जा रहा है दरअसल कि कमलनाथ अपना रुख स्पष्ट करे। सुनिए। निश्चित रूप से अगर ऐसी कोई भ्रामक जानकारी है तो हम माननीय कमलनाथ जी से अनुरोध करते हैं कि आप आकर अपना इस विषय में स्पष्ट अपनी दिशा को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो ये भ्रामक जानकारी फैल रही है उसमें विराम लगे। और बड़ी खबर आपको बताया, छिंदवाड़ा मेयर विक्रम आके की तरफ से बयान दिया गया है। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, समय आने पर बदलाव संभव है, यह भी विक्रम आके की तरफ से कहा जा रहा है। छिंदवाड़ा मेयर है विक्रम आके, जो बड़ी बात यह कह रहे हैं कि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, समय आने दीजिए। और समय आने पर बदलाव से भी उन्होंने इनकार नहीं किया है। और यह बड़ी बात इसलिए भी हो जाती है क्योंकि खुद कमलनाथ इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि आने जाने में कोई रोक टोक नहीं है। कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी बड़े लीडर हैं और उन्होंने अगर किसी प्रकार का कोई निर्णय करने की सोचा है तो निश्चित तौर पर बहुत छिंदवाड़ा के विकास को मुद्दे को लेकर और छिंदवाड़ा की आम जनमानस की भावनाओं को ख्याल में रखते हुए, हमारे हजारों कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ख्याल में रखते हुए उन्होंने निर्णय लेने की सोचा हो। देखिए, कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने विकास की राजनीति की है और जहां कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी रहेंगे, हम भी निसंदेह उनके साथ हमेशा, जैसी भी परिस्थितियां हो हम उनके साथ हैं। की बार एनडीए सरकार 400 पार। दिल्ली से, जहां पर दिल्ली से भारत मंडपम में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। दूसरा दिन काफी अहम, क्योंकि कुछ देर में पहुंचेंगे पीएम मोदी और आज पीएम मोदी का
राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर संबोधन होगा। बड़ी बात यह भी है कि आज विपक्ष के खिलाफ प्रस्ताव भी आ सकता है। कुछ देर में पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं, पीएम मोदी का संबोधन होगा, तो बेशक आगामी चुनाव को लेकर पीएम मोदी आज नेताओं कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। लिहाजा आज पीएम मोदी का संबोधन काफी अहम हो जाता है। और देखिए बड़ी खबर आ रही है, जब पीएम मोदी पहुंच चुके हैं भारत मंडपम में। आज राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन है, जब पूरे देश भर से 11,500 से ज्यादा कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी मंडपम में मौजूद हैं। लिहाजा आज पीएम मोदी भी पहुंच चुके हैं भारत मंडपम में। देखिए तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर आ गई हैं आपके। जिस तरीके से आज अधिवेशन का सेकंड डे है, महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी क्योंकि आज कई अहम प्रस्ताव लाने के साथ साथ पीएम मोदी का संबोधन भी होगा और सबकी निगाहें पीएम मोदी के संबोधन पर लगी हुई हैं, क्योंकि यह माना जा रहा है कि आज का पीएम मोदी का संबोधन आगामी चुनाव को लेकर काफी अहम हो जाता है। सुमित, 400 प्लस पर यह महामंथन है, आखिर कैसे उस आंकड़े तक पहुंचना है, इसका क्या वो गुरु मंत्र होगा, वो महामंत्र होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम पदाधिकारियों और साथ ही तमाम कार्यकर्ताओं के साथ साझा यहां पर करेंगे। और वो तमाम विकास की योजनाएं जो पिछले 10 सालों में मोदी सरकार की तरफ से लाई गई हैं, उन्हें जन जन तक पहुंचाना, कैसे हर एक व्यक्ति उसका लाभार्थी हो सके, इसके तमाम प्रयास। और इसी अधिवेशन के जरिए, इस बैठक के जरिए इसकी एक कोशिश यहां पर की जा रही है। वैभव हमारे सहयोगी लगातार यहां पर नजर बनाए हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर है, सीधा उनका रुख कर रहे हैं। वैभव, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद भी संबोधन यहां पर होगा और वो जो जीत का मंत्र बार बार कहा जा रहा है 400 प्लस को लेकर, वो जब डिलीवर करेंगे। देखो सुमित, और सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई हैं कि प्रधानमंत्री आज जब अपने राष्ट्रीय संबोधन में संबोधित करेंगे तमाम अपने पदाधिकारियों को, तो वो कहने क्या वाले हैं और जो जीत का मंत्र देंगे, उस जीत के मंत्र में उन किन शब्दों को पिरोएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो अमूमन जब भी कभी भी पार्टी के पदाधिकारियों को संबोधित करते हैं, उसके बाद जो पार्टी के पदाधिकारी होते हैं उनके अंदर ऊर्जा जो है वो दोगुनी हो जाती है। तमाम पदाधिकारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस मिशन को लेकर बीजेपी इस बार चल रही है, मुश्किल थोड़ा सा जरूर है, लेकिन कितनी उम्मीदें और कितनी मेहनत आप लोग करने वाले? मुझे तो बिल्कुल मुसीबत दिखाई नहीं दे रही। साफ साफ है कि नरेंद्र मोदी ये देश के बहुत ही बड़े नेता है और पूरे विश्व में विश्व नेता कहलाते हैं। तो भारत में इस बार तो 400 तो क्या प्रॉब्लम, मुझे तो कोई मुसीबत नजर नहीं है। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और संवर्धित करने में हमारी सरकार ने अभूतपूर्व तथा उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत की आध्यात्मिक विरासत को देश की एकता के साथ जोड़ने का कार्य किया है। धर्म के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के जरिए से उन्होंने कई ऐसे कार्यक्रम शुरू किए जो भारत को उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। गौरतलब है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के कण-कण में प्रभु श्री राम, माता सीता, रामायण रचे बसे हैं। हमारे लोकतांत्रिक मूल्य और सभी के लिए न्याय को समर्पित हमारा संविधान राम राज्य के आदर्शों से प्रेरित रहा है। भारत के संविधान की मूल प्रति में भी मौलिक अधिकारों के खंड पर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का विजय पश्चात अयोध्या लौटने के बाद का चित्र बना हुआ है। वह इस बात का प्रमाण है कि मौलिक अधिकारों के प्रेरणा स्रोत भगवान श्री राम ही हैं। राम राज्य के आदर्श पूज्य बापू के हृदय में भी बसा हुआ था। महात्मा गांधी कहते थे कि राम राज्य का विचार ही सच्चे लोकतंत्र का विचार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलते हुए देश में सुशासन को स्थापित कर राम राज्य की भावना को सच्चे अर्थों में चरितार्थ किया है। विकसित भारत के निर्माण में जिन संकल्पों को हमने आत्मसात किया है, उसकी पूर्ति भी प्रभु श्री राम का मंदिर एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भगवान श्री राम से जुड़े इस पावन अवसर पर पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने में अतुल्य भूमिका निभाई है। उन्होंने श्री राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के लिए पूरे समर्पित भाव से कठिन यम नियमों का पालन किया है। इस दौरान वे नासिक के लिपाक्षी और त्रिप्रयाग से लेकर रामेश्वर तक प्रभु श्री राम से जुड़े महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों पर भी गए
और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। इस यात्रा से एक अद्भुत आध्यात्मिक चेतना की जागृति समग्र जनमानस में हुई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अधिष्ठान में शामिल होने की इसकी गरिमा व पवित्रता पर विशेष ध्यान रखा है। ऐसे इस ऐतिहासिक अद्भुत संकल्प की सिद्धि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने के प्रयासों से उनकी तपस्या के लिए यह महाअधिवेशन प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता है और साधुवाद करता है। आज देश हर्षित है, राममय है, राम की ऊर्जा है, राम का तेज है, देश के मन मंदिर में विराजित हो गया है। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण, तर्पण, संघर्ष, बलिदान तथा संकल्प और सिद्धि का समावेश है। तो सुन रहे थे आप जेपी नड्डा को। अब सीधे रुख करते हैं ग्राउंड जीरो का। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी वैभव जेपी नड्डा को सुन रहे थे हम, लेकिन इससे ज्यादा अहम हो जाता है पीएम मोदी का वो संबोधन जिसको सुनने के लिए, समझने के लिए तमाम जो कार्यकर्ता और जो नेता है वो पहुंचे हुए हैं। कितनी देर में शुरू हो जाएगा पूरा का पूरा पीएम मोदी का संबोधन, और क्या कुछ देख पा रहे हैं आप वहां पे? और जिस तरीके से अगर देखा जाए जो भगदड़ मची हुई है कांग्रेस में, उसको देखकर पीएम मोदी का इस बार, अब की बार 400 पार वाला जो नारा है ज्यादा बुलंद होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, एक तरफ कांग्रेस के खेमे में जैसा कि आपने जिक्र किया भगदड़ मची हुई है, लेकिन दूसरी तरफ उससे बहुत परे बीजेपी के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर के कोने कोने से तमाम पदाधिकारियों के जो पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। आप देख सकते हैं देश भर के कोने कोने से जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पहुंच रहे हैं। सबसे अहम यह है सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मिशन जो इस बार आप लोग लेकर चल रहे हैं वो कितना आसान है? किन किन चुनौतियों का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है जब ग्राउंड पर पहुंचेंगे? इस समय तो कोई विरोध है ही नहीं। जितनी साफ सुथरी छवि माननीय प्रधानमंत्री जी की और देश में इस सरकार की बनी हुई है, खास तौर पे जो कोविड की मैनेजमेंट को ले लें, स्वास्थ्य सेवाओं को ले लें, ग्रामीण अंचल में जितने काम हुए हैं, इन सभी सेवाओं को लेकर लोग जो है वो खुश हैं। और एक बार फिर से तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनाने के लिए लोग खुद ही आगे आ रहे हैं। और राम जन्मभूमि का जो विवाद है वो खत्म हुआ है, 370 की धारा टूटी है, इससे लोगों में उत्साह है। ये सब चीजें जब आप लोग ग्राउंड पर जाएंगे तो नजर आएंगी, लगता है आपको? बिल्कुल नजर आती हैं। लोग जो है इस सरकार को दोबारा लाने के लिए तैयार